सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी एग्जाम में। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ आईटीआई सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए और आज हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर के बारे में। तो चलिए आज की मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास अच्छी लगे तो एक बार इसको ज़रूर शेयर कर देना दोस्तों में। और इसके अलावा जो दूसरी क्लास होगी यानी कि इसका डे एंड चैप्टर का आज हो जाएगा और कल से जो अगली हमारी क्लास होगी वो मोटर के ऊपर होगी। ठीक है, वो मोटर को मैं करवाऊंगा और उसमें अब मैं क्या काम करने वाला, मैं आपको थोड़ा बेसिक से लेकर चलूंगा। ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक पढ़ा दूंगा, उसके बाद जो हमारा पॉइंट चलेगा वो चलेगा हमारा फिर निमी के पैटर्न पर। ठीक है, यानी कि पहले बेसिक करवा जाए उसके बाद निमी पैटर्न मैं आपको करवा दिया करूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। मैंने इससे पहले आप लोग करवा ही दिए थे और ध्यान रखना ये जो है आज हम इसका दी एंड कर देंगे। ठीक है, नेमी पैटर्न का मतलब ये चैप्टर जो चल रहा है हमारा डीसी जनरेटर, इसका हम दी एंड कर देंगे। जो अगला चैप्टर होगा मोटर का होगा, मैं आपको पहले बेसिक पढ़ाऊंगा फिर आपको नेमी पैटर्न करवाता चलूंगा। ठीक है, चलिए क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो पहला जो सवाल है वो है हमारे पास डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का कार्य क्या होता है ना। स्लिप रिंग का कार्य क्या होता है, तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया, तो स्लिप रिंग का कार्य शायद मैंने कुछ नहीं पहले भी करवाया है, पिछली जो क्लास हुई थी उसमें शायद मैंने करवाया था। ये स्लिप रिंग का कार्य क्या होता है, जो साथी जो आपका एक किस्म से आउटपुट देता है ना, यानी कि जो एक ही दिशा में आउटपुट बनने का इसका हम यूज़ करते हैं, यानी कि जो आउटपुट है आपको इनपुट के द्वारा जो आउटपुट आपको मिल रहा है ना वो आपका एक ही दिशा में मिले, तो इस वजह से इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, यानी कि आउटपुट अगर हमें एक दिशा में चाहिए तो हम स्लिप रिंग का यूज़ करेंगे। तो इसी के हिसाब से ऑप्शन यहाँ पर चेक करो कि एक ही दिशा में आउटपुट बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ इसमें सही आंसर जाएगा बी आंसर। ठीक है, आंसर क्या जाएगा बी। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है, जितने भी छात्रों का रिजल्ट जारी कर हो गया है 2020 वाले छात्र थे 2020 से 22 है ना, और आप सेकेंड ईयर में अब आ चुके हो। ठीक है, तो अभी आपके पास सेकेंड ईयर की तैयारी करने का मौका है। ठीक है, वैसे मुझे काफ़ी सारे कमेंट थे कि सर हमें जो है बेसिक से करवाओ थोड़ा सा। ठीक है, तो एक काम करूंगा मैं, चलो ये क्लास का तो दी एंड कर दूंगा, जो अगली क्लास होगी मोटर वाली उसमें मैं आपको बेसिक से लेकर चलता रहूंगा। ठीक है, एनके पब्लिकेशन की बुक से मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है भाई, और वो भी निमी पैटर्न पर बेस होगी। उसके बाद फिर हम जैसे चैप्टर का पूरा मैं बेसिक से करवा दूंगा, उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन भी करवाता चलूंगा साथ साथ। ठीक है, इसके अलावा एक आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मैंने आप लोग के लिए ई बुक, जो छात्र जानते होंगे, मैंने ई बुक तैयार आप लोग के लिए की है। ठीक है, वो बिल्कुल बेसिक्स है और उसी में से मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर वो ई बुक आपके पास होगी तो आपको थोड़ी सी पढ़ने में भी आसानी होगी और बाद में भी आप इसका रिवाइज कर सकते हैं। इसमें सेकेंड ईयर का पूरा सब्जेक्ट दे रखा है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, और या फिर मैं फिटर के लिए भी लेकर आऊँगा वैसे तो, लेकिन आप इलेक्ट्रिशियन के हो तो इलेक्ट्रिशियन वाले ध्यान दो भाई, आप इसको जरूर डाउनलोड करो नीचे से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। थोड़ा सा आपको पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये टीम के द्वारा तैयार की गई, थोड़ी फाइनेंशियल मदद हमें जो आएगी, तो ज़्यादा प्राइस नहीं है, सिर्फ 99 रुपीज़ का इसका प्राइस है, आप लोग एफर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं, नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप इसको जरूर ले लेना। ठीक है, क्योंकि मैं इससे आपको करवाने वाला हूँ किसी कुछ क्लास होगी। ठीक है डियर, चलिए तो 42वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। तो ध्यान रखना डियर, एक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, कि चाहे डीसी हो या फिर एसी, है ना, चाहे डीसी हो या फिर एसी जनरेटर हो, उसमें हमेशा जो ईएमएफ उत्पन्न होगा ना उसमें हमेशा एसी ही होगा। ठीक है, कौन सा होगा, चाहे आपको डीसी दे दे जनरेटर या फिर एसी जनरेटर कोई सा भी दे दे, तो उसमें जो भी आपका ईएमएफ उत्पन्न होता है ना वो हमेशा क्या होता है, अल्टरनेटिंग वोल्ट यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा यहाँ पर सी ऑप्शन क्लियर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर सही आंसर चला जाएगा। ठीक है, सवाल आता है आपके सामने ये 43 नंबर का, है ना, कि ये पूछ रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है ना, चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। कि ये जो खांचे बने हैं ना, खांचे, है ना, हमारी आसान भाषा में इसको खांचे बोल सकते हैं, कि ये खांचे क्यों बनाए जाते हैं, है ना। तो देखो एक किस्म से मान लीजिए आपको जैसे ये मेरे पास पत्ती है, हमें ना इसको मान लीजिए मेरे पास ये है, ये रोड है, अगर मैं इसको कहीं अटकाऊंगा, है ना, तो अटकाने के लिए क्या क्या मेरे पास क्या दो तीन कारण हो सकते हैं। तो मैं इसको चिपकाऊंगा कहीं पर, है ना, चिपकाऊंगा, ठीक है, किसी भी चीज से, या फिर इस पर वेल्डिंग करूंगा, है ना, और या फिर मैं इन्हीं खांचों का उपयोग करूंगा, जैसे ये खांचे बने हुए ना इस प्रकार से, है ना, इस खांचे का उपयोग करके उसी फ्रेम में इसको मैं यहाँ पर फिक्स कर दूंगा, है ना।
अब देखो हम इसमें वेल्डिंग और चिपकाते क्यों नहीं है, देखो इसका दो कारण होता है, क्योंकि हमें निकालने पड़ सकते हैं। तो निकालने के लिए क्या होगा, अगर मैं इसको कहीं चिपका दूं किसी चीज से, ठीक है, तो ये फिर उतरेगा नहीं, चिपक जाएगा तो। और अगर वेल्डिंग भी करूंगा तो वेल्डिंग फिर कहाँ से दिक्कत आएगी फिर, है ना। इसी वजह से इन खांचों का यूज करते हैं इनको फंसाने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम फंसा देते हैं, जो आपका मेटल होता है इसमें फंसा देते हैं, और आपका क्या होता है इसमें से इसे आसानी से हम बाहर निकाल देते हैं ना। तो वही पूछा है कि इसका हम यूज क्यों करते हैं, है ना। तो कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, है ना, के वे टू फिक्स यानी फिक्स करने के लिए इसका यूज करते हैं ना, फिक्स करने के लिए, फंसाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आंसर चला जाएगा, फिक्स करने के लिए इसका यूज होता है। सवाल आता है 44, ठीक है, 44 क्वेश्चन आता है और इसका आंसर आपको लगाना है, क्या आंसर जाएगा, ठीक है। पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है ना। अब देखिए फील्ड कॉइल कौन सी है, ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, पोल शू हो गए, इसके ऊपर जो ये लगी हुई ना, ये फील्ड ही है, ठीक है, ये क्या है, फील्ड वाइंडिंग है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, ये सवाल आपसे यहाँ पर पूछा है ना, कि इसका उद्देश्य क्या है। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए ये क्या, ये इसका यूज हम क्यों करते हैं, जिससे कि हमारा जो फ्लक्स है उसका निर्माण हो, है ना। फ्लक्स के निर्माण के लिए हम इसमें जो फील्ड होते हैं उसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन चेक करो इसमें से कौन सा है। तो इसमें देखो सी ऑप्शन, ठीक है, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबित करना, ठीक है, यानी कि फ्लक्स का निर्माण करने के लिए हम इस वाइंडिंग का यूज करते हैं, फील्ड वाइंडिंग का। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, यहां पर पूछ रहा है कि बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ये जो पोल आपको दिख रहे हैं ना, पोल, ये यही तो है पोल, ये पोल ही तो है। जैसे मैंने आपको बताया था कि घुमावदार होते हैं, तो यहीं यहीं पर तो लगे होते हैं, जो या तो ये 2 होंगे या फिर 4 होंगे या फिर 6 होंगे या फिर 8 होंगे। तो इस प्रकार से होता है, अधिकतम 8 हो सकते हैं। वैसे तो अगर हमें कॉमन ले तो हम 4 ही रखते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो बड़े डीसी जनरेटर मशीनों में पोल कोर किसके बने होते हैं, तो ये पोल कोर बड़े की बात हो रही है, ध्यान रखना बड़े। तो बड़े में करते हैं भैया यहाँ पर कास्ट स्टील का यूज, किसका यूज करता है, कास्ट स्टील का, यानी कि ढलवा इस्पात का। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने आप लोग को बता रखा है, आप बताओगे मुझे कि छोटे डीसी जनरेटर में किस चीज के बने होते हैं। जो छोटे डीसी जनरेटर होते हैं उसमें किस चीज के बने होते हैं, इसी के बने होते हैं या फिर किसी और के बने होते हैं ना। मुझे कमेंट करना कि आप डलवा जो है आपका कास्ट स्टील के ही बने होते हैं या फिर किसी और चीज के बने होते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। चलिए अब आ गया कि क्यों पोल कोर स्टैपिंग डीसी जनरेटर में पटलित किए करते हैं। देखिए जब भी लैमिनेटेड की बात हो जाएगी आर्मेचर में, है ना, डीसी जनरेटर पोल स्टैपिंग डीसी जनरेटर के पटलित, जब भी लैमिनेटेड की बात होगी, जब भी लैमिनेशन की बात करेगा ये, है ना, कि पटलित, है ना, तो पटलित क्यों करते हैं हमेशा। देखिए जो आपका ये ना ये आपको देखिए यहाँ पर आर्मेचर है, ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये सीट ली गई है, हम छोटी छोटी जो सीट होती है ना इस प्रकार की, इनको स्टैपिंग करके, यानी कि इनको ना एक किस्म से लैमिनेट कर करके इसको जो है यहाँ पर इसको तैयार करते हैं। तो उसको क्यों यहाँ पर लैमिनेट करते हैं ये पूछा है ना, लैमिनेटेड क्यों किया जाता है। तो लैमिनेटेड इसलिए करते हैं एडी करंट को रोकने के लिए, जो भी आपका भंवर धारा हानि है ना उसको कम करने के लिए। बस ये ध्यान रखना कि लैमिनेटेड क्यों किया जाता है, एडी करंट को रोकने के लिए, ठीक है। ये इस प्रकार से पतियां होती हैं ना, सीट होती हैं, इनको जोड़ जोड़ करके, ठीक है। तो ये ऐसा क्या होता है, हमेशा भंवर हानि को कम करने के लिए, ठीक है भाई। चलो सवाल आता है 47वां कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि आपने देखा होगा, आपने सुनार देखा होगा, जो जो हार वगैरह बनाते हैं या फिर कोई भी मतलब चीजें बनाते हैं, ठीक है, सोने की चांदी की। तो आपने देखा होगा कुछ ऐसा सिस्टम भी होता है जहां पर आप लोग मान लीजिए मेरे पास एक हार है, ठीक है, हार मैंने ले लिया, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई ये सोने का हार है, लेकिन आप बोलोगे कि जी हाँ ये सोने का कहाँ, ये तो आपने सोने का पानी चढ़वा रखा है, इस पे परत चढ़वा रखी है ना। अब मैं बोलूंगा कि नहीं यार मैं सोने का लाया हूँ ये, ठीक है, तो सोने का मुझे कितने का मिल गया है, मुझे मान लीजिए मुझे मिल गया 2000 का, ठीक है, ये हार। अब आप डायरेक्टली बता दोगे कि भाई हाँ 2000 रुपये का कहाँ तुम्हें हार मिल रहा है, ये सोने का है ना, सोने का इतना सस्ता थोड़े आता है। आप लोग बोलोगे भाई इस पे तो आपने परत चढ़ा रखी है, पानी फिरवा रखा है इस हार पे, ठीक है, ये किसी और मेटल का है। तो वो जो परत चढ़ी होती है ना, परत चढ़ती है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब ये चढ़ती कैसे है, ये इस प्रकार से,
मेटल ये ए हो गया, मेटल बी, जैसे मेटल बी से ए पर चढ़ रही है परत, ठीक है, तो इस प्रकार से चढ़ती हैं। देखिए यहाँ पर बैटरी का भी यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, किस यहाँ पर जनरेटर का यूज करते हैं, किस जनरेटर का यूज करते हैं, बस यही पूछा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए हम किस जनरेटर का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना डियर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसमें क्योंकि वोल्टेज जो है एक समान चाहिए, समान वोल्टेज चाहिए, है ना, छोटी बड़ी नहीं, तो यहाँ पर हमेशा किसका यूज होता है, संट जनरेटर का यूज होता है। 47 का जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 47 का जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संट जनरेटर का हम यूज इसमें करते हैं। क्लियर है। चलिए 48वां क्वेश्चन आता है यहाँ पर, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है ना, ये सवाल पूछा है। तो ये क्या करता है, चुंबकीयकरण को क्या करता है, बेअसर कर देता है ना, क्या कर देता है उसको बेअसर करने के लिए। तो ऑप्शन, हाँ ये रहा सी ऑप्शन, देखो ये विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर करने के लिए, ठीक है, ये इसका उद्देश्य होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाई आंसर हो जाएगा। सवाल आता है आपके सामने 49, है ना, 49 पूछ रहा है कि यदि संट फील्ड प्रतिरोध कांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ेगा किस पर, डीसी जनरेटर पर। देखो ये मेरे पास फील्ड हो गई, ठीक है, और ये मेरे पास यहां पर क्या हो गया, सब लोग जानते होंगे क्या है हमारे पास, ये है मेरे पास आर्मेचर। कोई भी वोल्टेज जब यहां से निकलती है तो यहां पर ये मेरे पास इनपुट होता है, यहां से बनेगी और यहां से हमें मिलेगी आउटपुट, ठीक है। सवाल पूछ रहा है कि यदि मैं यहां का प्रतिरोध बढ़ा दूंगा, प्रतिरोध क्या करता है कि समझ धारा करंट को क्या करता है, रोकने का काम ही तो क्या करता है, प्रतिरोध करता है। तो अगर मैं यहां सारी की सारा धारा यहां पर करंट रोक दूंगा तो आगे वोल्टेज मुझे कम मिलेगी ऑटोमेटिकली, है ना, वोल्टेज क्या मिलेगी मुझे, कम ही मिलने वाली है भाई साहब, है ना। तो वही तो काम पूछ रहा है। एग्जाम्पल से समझो, मेरे पास ये पानी का नल है, ये पानी का नल है और मुझे इस खेत में ये पहुंचाना है, ठीक है, ये जो पानी का नल है ये पानी है, मुझे इस यहां से यहां तक ये पहुंचाना है। अब ये पानी यहां से जा रहा है, लेकिन एक खेत और बीच में पड़ जाता है। अब ये जो पानी है ना यहां से टूट करके इसमें बहने लगता है ना, इसमें बहने लगता है, यानी कि जो पानी था वो अब क्या है, वो यहां से टूट करके इस वाले खेत में जा रहा है अब, ठीक है, यानी कि जितना पानी यहां से मिलना था अब उतना पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है। भाई आधा पानी तो यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, इस वाले में, ये पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया, इसमें बी वाले खेत में जा रहा है पानी, है ना, मिलना किस में चाहिए था, इस ए वाले पार्ट में, लेकिन जा रहा है बी वाले पार्ट में। तो ये क्या है, किसान क्या है फसल सही तरीके से उगा पाएगा, नहीं उगा पाएगा ना ये। तो वही काम है, उसी प्रकार से जो डीसी जनरेटर है वो वोल्टेज जनरेट नहीं करेगा, है ना। जब प्रतिरोध यहाँ पर बढ़ जाएगा वोल्टेज कहाँ से मिल जाएगी, तो आउटपुट तो ऑटोमेटिकली कम ही हो जाएगा, आउटपुट कहाँ से मिलेगा, तो जनरेटर क्या होगा, वोल्टेज बनाने में विफल हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहां पर जाएगा आंसर। सवाल आता है 50वां कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है ना, ये सवाल पूछा है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या पड़ता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, और जाहिर सी बात है सब लोग इसका आंसर दे भी देंगे। तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, जैसे मैंने आपको बता दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, देखिए न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है कि सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग आर्मेचर के साथ 4 पोल डीसी जनरेटर में 120 कंडक्टर हैं और 1500 आरपीएम की गति से चल रहे फ्लक्स पोल 0.007 वेबर है। इसमें पूछा है कि ईएमएफ क्या होगा। देखिए विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ बल जो है होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या होता है मैंने आप लोगों को बता भी रखा है, ये होता है ZNP, ये होता है 5 अपॉन में 60A, बताया था ना। अब देखो पूछा क्या है, ईएमएफ निकालना है हमें, मैं यहाँ पर डायरेक्टली मान पुट कर रहा हूं। देखो Z का मान कितना दे रखा है आपको, Z का मान दे रखा है 1020, यानी कि डीसी जनरेटर में 1020 क्या है, कंडक्टर हैं। Z का मान क्या है 1020, क्लियर है, गुना यहां पर लिखा है N, N का मतलब क्या है कि जो आरपीएम कितनी गति से वो चल रही है, कितने आरपीएम की गति से चल रही है ना, आरपीएम की गति कितनी है 1500, तो यहां पर N का मान कितना आएगा 1500, ठीक है, मल्टीप्लाई P, P क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स, यानी कि पोल कितने हैं, ठीक है, पोल कितने हैं भाई यहाँ पर 4 हैं, 4, इन्होंने बताया ना 4 पोल है। चलो फाई का मान कितना होता है, फाई का मान कितना दे रखा है इन्होंने कि पोल फ्लक्स कितने हैं 0.005 है ना, ये 7 सॉरी
0.007 आपको दिख रहा होगा ना? हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है वैसे। ठीक है, ये अपॉन में आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 60 आ जाएगा जुगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब ध्यान रखना डियर, ये जो ए दे रखा है ना, बस ये ए थोड़ा सा आपको पॉइंट ध्यान रखना है ए पर, है ना। एक सेकंड रुकना, मैं थोड़ा सा कलर ले लेता हूँ और फिर आपको मैं यहाँ पर क्लियर करके बताता हूँ। ठीक है, जो ये ए दे रखा है ना, ए दे रखा है आपको, ठीक है, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपसे वेव पूछेगा, है ना, वेव में हमेशा ए का मान कितना रहेगा, बस ये ध्यान रखना। वेव वाइंडिंग में ए का मान हमेशा कितना रहता है? 2 रहता है। ठीक है, ए का मान कितना रहता है? हमेशा 2। वेव का मान, वेव वाइंडिंग में, ये कौन सी है? सिंपलेक्स वेव वाइंडिंग है ना, तो इसमें क्या रहेगा? हमेशा ए का मान 2 रखना है आपको। बस ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि लैब के लिए क्या रखेंगे, तो अभी लैब के लिए भी बताऊंगा, सब्र रखना। ठीक है, तो वेव के लिए हमेशा क्या रखोगे? ये बस थोड़ा सा पॉइंट था, ये ध्यान रखना था आपको। ए का मान हमेशा 2 रख दिया मैंने। चलो अब हम इसमें काटा काटी करते हैं। ये यहाँ से क्या है? पॉइंट है ना। ये क्या है? यहाँ पर पॉइंट, ये पॉइंट है। जब मैं इस पॉइंट को यहाँ से काटूंगा तो यहाँ पर कितने अक्षर हैं? 1 2 3 अक्षर बच रहे हैं इधर, 1 2 3 अक्षर बच रहे हैं ना, 1 2 और 3 अक्षर बच रहे हैं यहाँ पर। तो नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी? 3 जीरो, 1 2 और 3, और साथ में एक तो रहता ही रहता है फ्री में। ठीक है, एक हमेशा आएगा फ्री में, और 3 जीरो आ जाएंगी। मैंने आप लोगों को बता रखा है, जिसने मैथ पढ़ रखा होगा। तो इस जीरो से तो भाई ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, और इस जीरो से ये जीरो, यानी कि इसका मामला तो हो चुका है खत्म। ठीक है, अब आप एक ही गुना करो किसी में भी, वो इतना ही रहता है। अब 2 ही कम 2 करोगे तो 2 ही रहेगा। ठीक है, अब मेरे पास ये वैल्यू तो पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। ठीक है, ऊपर मेरे पास कितना बच रहा है? ध्यान देना, ऊपर बच रहा है मेरे पास 102। ठीक है, मल्टीप्लाई 15, और मल्टीप्लाई कितना है? 4 है, और ऊपर कितना है मेरे पास? अब ये जीरो जीरो आप हटा दो या लिख दो, मान 7 ही रहने वाला है, हमेशा 7 ही रहने वाला है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता भी रखा है, ये 60 गुना 2। क्योंकि भाई अगर मैं कहूं कि मैंने आपको जीरो 1 रुपए दिए, मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैंने आपको जीरो 1 रुपए दिए, तो आप लोग बोलोगे कि भाई आपने मुझे सिर्फ 1 रुपया ही तो दिया है, आगे तो आप कितनी जीरो लगा दो। अगर मैं कहूँ कि 0.001 रुपया मैंने आपको दिया है, तो आप डायरेक्ट बता दो कि मुझे तो आपने सिर्फ 1 ही रुपया दिया है, जीरो आगे लगाओ जाओ, क्या फायदा? अगर लगानी है तो पीछे लगाओ जीरो, है ना। तो वो आगे कोई मतलब नहीं होता है, अगर आप पीछे लगाओगे ना तो हो जाता है सिस्टम। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास वैल्यू यहाँ से बच चुकी है। अब मैं काटता हूँ, देखो ये हो जाएगा मेरे पास 15 चौके कितने होते हैं? 60। 15 चौके 60, 15 15 कट गया एक बार में, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 बार में कट गया। इस 4 से ये 4 कट गया। ठीक है, अब मैं 2 से काटता हूं किसको? 102 को। मैं सिर्फ भाग दे रहा हूं, भाग। जैसे मैंने काटा ना 15, 15 को 60 मैंने कैसे काट दिया भाई? जो धुरंधर आदमी जो पुराने हैं वो तो समझ चुके होंगे, मैंने इस प्रकार से भाग दे दिया, 15 चौके 60, पूरा का पूरा कट गया है। बस यही मैंने काम इसमें किया है। ठीक है, अब देखो मैं उसी प्रकार से अब दूसरा करता हूं। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया मेरे पास। मैं 2 से काटता हूं किसको? 102 को। 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। मैंने 102 क्या किया? 102 से भाग दे दिया किसको? 2 से। 2 पंजे 10, ठीक है, ये उतार लिया 2 यहाँ पर, और 2 एकम 2। ठीक है, मैं इस प्रकार से इसको डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इस प्रकार से इसको कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू आ गई 51। ठीक है, यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई भाई साहब 51। ठीक है, अब देखो मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू बची है। वैसे मैं करने को तो एक झटके में इसको कर सकता हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मैं समझाने के लिए, तो नीचे से तो मेरा सब कुछ कट हो चुका है। ऊपर मेरे पास कितना बच रहा है? सिर्फ 51 बच रहा है, और ये 7 बच रहा है। बस 7 की गुना 51 में कर दो, 7 ही कम 7, और 7 पंजे 35। ठीक है, 35 वोल्ट है, तो 357 वोल्टेज देख लो, ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर चला जाएगा। तो इस प्रकार से एकदम आप कर सकते हैं। मैंने सिर्फ समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा हिसाब किया है, वरना अपना वहीं का वहीं काट करके आप इसकी गुणा कर सकते हो। ठीक है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा ये हिसाब आपके लिए बनाया है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल समझ गए हो तो उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन है कि बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है? ये सवाल आपसे पूछा है। तो सही आंसर अगर हम बात करें तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करके इसका हम क्या कर सकते हैं? बेअसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर चला जाएगा। सवाल आता है 53 नंबर कि डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए तो?
अगर हम इसको लंबे समय तक बंद रख रहे हैं तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है सब लोग समझ गए होंगे, इसका जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है ना वो क्या हो जाते हैं, इसके खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जो चुंबकत्व होगा ना इसके अंदर वो खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर इसको आप उल्टा घुमाओगे तो भी ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको, दो तरीके होते हैं, अगर इसको उल्टा घुमा रहे हो जनरेटर को तो भी ये खत्म हो जाएंगे, अगर आप कई सालों से बंद पड़ा है आप चला ही नहीं रहे हो तो भी इसके जो अवशिष्ट चुंबकत्व है क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो खो देगा एक किस्म से। चलिए सवाल आता है 54 नंबर। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है, लेकिन ध्यान रखना इसमें पूछा 4 पोल डायनामो प्रेरित ईएमएफ की गणना करने के लिए लैप वाइंडिंग। अब की बार किसकी बात हुई है, लैप की बात हुई है। तो लैप में हमेशा क्या रखना है आपको, देखिए फॉर्मूला रही रहेगा ईएमएफ बराबर क्या होता है, मैंने बताया ZNP 5/60 A, है ना। तो ये होता है। अब ए का मान इसमें हमेशा क्या रखोगे आप लैप में, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लैप में हमेशा ए का मान रखा जाएगा जितने पोल होंगे, तो पोल के बराबर किसका होता है, ए का मान होता है। अब आप लोग बोलोगे ये क्या आपने लिख दिया पी बराबर ए, तो जितने पोल हैं उतने ही ए का मान होगा। तो इसमें पोल देखो कितने हैं, 4 पोल डायनामो के प्रेरित, है ना, कितने पोल है, 4 है, तो ए का मान भी कितना होगा, 4 होगा। बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर 2 पोल होते तो 2 आता, यहाँ पर 8 पोल होते तो 8 आता, 6 पोल होते तो यहाँ पर 6 आता। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। बस वैल्यू पुट कर दो, इसमें क्या जा रहा है आपका, z का मान कितना दे रखा है आपको, यहाँ पर 600 दे रखा है, 600 मल्टीप्लाई n का मान कितना दे रखा है आपको 1000, मल्टीप्लाई p कितना है, पोल कितने हैं, 4 हैं, फाई का मान कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 0.00 सॉरी 06 है ना, ये मैं 6 बनाता हूँ उसको 6, ठीक है 64, यही तो है। अपॉन में चला जाएगा 60 मल्टीप्लाई ए का मान कितना रखना है मुझे, 4 रखना है। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बड़े ही आसानी से इसको आप काट सकते हैं। जब मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो अक्सर कितने यहाँ पर 1 2 3, तो नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी, 1 2 3। अब आप एक लिखो या ना लिखो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है ना, आप ए लिखो या ना लिखो अब आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 2 3 जीरो आ गई। अब एक लिखना, चलो मैं लिख ही देता हूँ एक, वैसे कोई फायदा नहीं है, चाहे आप यहाँ पर एक लिख दो तो मल्टीप्लाई होकर उतना ही रहने वाला है। तो यहाँ पर नीचे कितना जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1 2 3 3, अगर यहाँ पर एक अक्षर होता ना, मान लीजिए यहाँ पर 2 होता, ठीक है, तो यहाँ पर कितने अक्षर हो जाते हैं, 1 2 3 4, फिर 4 जीरो आती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो 3 ही है तो 3 जीरो आएंगी। इसको मैं रफ कर देता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखो इस 1000 से ये 1000 कट गया, है ना, जीरो जीरो से काट सकते थे इस प्रकार से आप। इस 4 से ये 4 कट गया, कोई डाउट नहीं है। इस जीरो से ये जीरो कट गई, 6.60 होते हैं, 10 बार में कट गए, 6 दशम कितने होते हैं, 60 होते हैं। अब 10 बचाए और 64 बचाए मेरे पास, भाई यही तो बचा है मेरे पास, 10 गुणा 64। अब आप लोग कि जीरो क्यों नहीं हटाई, तो जीरो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया जीरो लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 640 आ जाएगा। तो 640 वोल्टेज ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आंसर आपका यहाँ पर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल 55 नंबर पूछ रहा है कि यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सवाल आपसे पूछा है, तो जाहिर सी बात है जो आपका विद्युत वाहक बदला है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा सही आंसर। यहाँ पर आता है यहाँ पर कि डीसी जनरेटर में ब्रुश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या होता है, भारी स्पार्किंग का कारण क्या होता है। तो देखिए भारी स्पार्किंग का कारण जो होता है ना, जो एमएनए और जेएनए होते हैं ना, उनकी स्थिति अगर बदल जाती है, अगर उनके एंगल में चेंज होता है, ये इस प्रकार से होती हैं, ये ना तो आंखों से देख सकते हैं, किस्म से चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। ठीक है, जो एमएनए और जीएनए होते हैं ना वो इस प्रकार से रेखाएं होती हैं, अगर इनके एंगल में कुछ चेंज हो रहा है ना, ए एमएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, एमएनए होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, जीएनए क्या होता है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। अगर इनको पहली बात तो ये हम आंखों से नहीं देख सकते, एक किस्म से ये बल रेखाएं, जैसे हवा होती है ना, हवा हवा को आप आंखों से देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते, तो वही काम इसका होता है ना, ये भी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, इनको आप आंखों से नहीं देख सकते। और अगर इनके एंगल में परिवर्तन हो रहा है, अगर इनके एंगल में परिवर्तन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, हमेशा क्या हो जाएगा, ब्रुश में क्या होगा, भारी स्पार्किंग हो जाएगी। ठीक है, भारी क्या होगी, स्पार्किंग हो जाती है अगर इनके
एंगल में चेंज होता है। अगर ये इनकी स्थिति में बदलाव होता है ना तो स्पार्किंग होती है। बस ध्यान रखना कि एमएनए और जीएनए पोजीशन चेंज, यानी कि एमएनए और जीएनए की स्थिति में बदलाव जब होता है तो स्पार्किंग होती है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। तो डियर ये थे आज के क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए। ठीक है, आई होप आप समझ ही चुके होंगे और आपको समझ में आया होगा। जितना मैं बेसिक से थोड़ा थोड़ा करवा ही रहा हूँ आपको, नहीं तो और बेसिक से मैं लेकर चलने वाला हूँ आपको। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा काम मेरा करना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ई बुक जरूर ले लेना, ई बुक जो है। ठीक है, ई बुक से आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि जब मैं लाइव पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि ई बुक में सारा का सारा दे के रखा है और उसी से मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के ओनली 99 रुपीज है। थोड़ी सी फाइनेंस में मदद हमें भी हो जाएगी, आप इसको ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं 99 रुपीज की। ठीक है, और कोई भी इसका डाउट हो, अगर आपको इसको लेने में थोड़ी प्रॉब्लम भी आए, तो मैं यहाँ पर एक नंबर नोट करो। ठीक है, ये नंबर नोट करो। देखो, इस पर आपको ओनली या तो मुझे आप व्हाट्सअप करोगे या फिर कॉल करने के लिए मैंने आपको नंबर बता रखा है। कॉल करने के लिए नंबर है हमारा 975997 और है आपका 8239 ये नंबर है। इस पे आप कॉल करके पूछ सकते हो, ये वहां पर भी लिखा हुआ है जहां जहां से आप इसको परचेस करोगे। नहीं तो आप मुझे इस नंबर पे ओनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर है सिर्फ ओनली व्हाट्सअप का, इस पर सिर्फ व्हाट्सअप करेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप इस पर व्हाट्सअप करोगे। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो ठीक है, तो फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा इस नंबर पे, ये व्हाट्सअप का है ओनली, कॉल मत करना। कॉल करनी है तो उस नंबर पे करना। ठीक है, ये दोनों नंबर मैंने आप लोगों के लिए चला रखे हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करता हूँ डियर। और इसी के साथ आज की जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी, आई होप। जितना हो सकता है मैंने बेसिक से समझाया। तो चलिए, आज की क्लास को मैं यहीं पर दी एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।